औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GA रिजवी ऑफिशियल। आज हमारा टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ थ्योरीज ऑफ लॉ, थ्योरीज ऑफ जूरिस्प्रूडेंस और या लीगल फिलॉसफी और लॉ की फिलॉसफी पर है। और जूरिस्प्रूडेंस पर हमने अपनी जो लेक्चर की सीरीज का सिलसिला शुरू किया है, ये आज उसका दूसरा टॉपिक है। तो आइए हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ थ्योरीज ऑफ लॉ और लीगल फिलॉसफी के जूरिस्प्रूडेंस में शुरू से लेकर आज तक कितनी फिलॉसफीज ने, कितनी लीगल फिलॉसफीज ने, कितनी लीगल थ्योरीज ने, कितनी हाउ मच थ्योरीज ऑफ जूरिस्प्रूडेंस कैन बी जनरेटेड एंड द सेम हैज कम इनटू प्ले इनटू द फील्ड। तो आइए मरहलावार इनको देखते हैं। यहाँ मैं ये बात और इसकी वजाहत जरूरी समझता हूँ कि ये टॉपिक जो कि फिलॉसफी, जो कि लीगल फिलॉसफी पर है, ये बहुत वसी टॉपिक है। तो आज का ये जो टॉपिक है और ये जो सारी क्लासिफिकेशन है, जो तकरीबन 7 फिलॉसफीज बनती हैं। पहले नंबर पर नेचुरल लॉ एंड मोरालिटी है, दूसरे पर लीगल पॉजिटिविज्म है, और इसी तरह डवार्किन एंड द इंटेग्रिटी ऑफ लॉ और लीगल रियलिज्म है, सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस है और थ्योरीज ऑफ जस्टिस है, और इसी तरह लास्ट में क्रिटिकल लीगल थ्योरी है। तो ये मुमकिन नहीं कि इसी एक मुख्तसर लेक्चर में इन तमाम थ्योरीज का जायजा लिया जाए, इनके थिंकर्स, इनके फिलोसफर्स, इनके जूरिस्ट को देखा जाए और उनके मेजर और फेमस वर्क को देखा जाए जिसने उस वक्त के माशरे पर, उस वक्त की स्टेट पर कितना असर डाला। तो आइए हम बात करते हैं। सबसे पहली जो काइंड है क्लासिफिकेशन में, वो नेचुरल लॉ एंड मोरालिटी की है। तो जिस तरह आप जानते हैं कि नेचुरल लॉ अमूमन यही समझा जाता है कि इट इज अ लॉ गिवन बाय द गॉड अल्लाह ऑलमाइटी एंड इट इज इम्यूटेबल एंड इट इज इटर्नल, नो चेंज कैन बी मेड इन इट। इसको ना तब्दील किया जा सकता है क्योंकि ये अब्दी होता है और ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है, और इंसान को उसकी पैदाइश के साथ ही उसके अंदर सेंस ऑफ मोरालिटी रख दी जाती है, और इसीलिए वो उसकी सेंस ऑफ जस्टिस काम करती है, और वो किसी भी चीज को बैड या गुड जब समझता है तो अंदर की वो मोरालिटी होती है जो उसे बताती है, अंदर की उसकी जमीर की वो आवाज जिसको मोरालिटी के नाम से जाना जाता है, वो उसे बताती है कि वेदर दिस एक्ट इज इन अकॉर्डेंस विद द लिमिट्स एज ऑर्डेन्ड बाय अल्लाह ऑलमाइटी और नॉट। जब हम इस पर अलहदा से वीडियो बनाएंगे तो इसकी मजीद तफसील में जाएंगे। आज तारुफ के तौर पर इतना काफी है कि ये लॉ इटर्नल होता है, इम्यूटेबल होता है, नो मैन कैन चेंज दिस लॉ ऑफ नेचर। नेचुरल लॉ के जो प्रिंसिपल हैं ये हर मुल्क में किसी न किसी सूरत में एप्लीकेबल हैं। तो इससे अगला हम देखते हैं क्लासिफिकेशन में कि कौन सी थ्योरी है, कौन सा डिक्टम है, वो है लीगल पॉजिटिविज्म।
लीगल पॉजिटिविज्म का दौर शुरू होता है 18th सेंचुरी में। एनालिटिकल स्कूल, ऑस्टिनियन स्कूल जब आया, जॉन ऑस्टन जब आया, जब जर्मी बेंथम आया, तो उसने आकर लीगल पॉजिटिविज्म की बुनियाद रखी। मुख्तसरन लीगल पॉजिटिविज्म ये कहती है कि अल्लाह ताला कानून नहीं बनाता, कोई सुपर नेचुरल फोर्स लॉ ऑफ नेचर नहीं बनाती, बल्कि लॉ सिर्फ ह्यूमन बनाते हैं। ह्यूमन के लिए लॉ ह्यूमन बनाता है और कोई नहीं बनाता। तो इसलिए इसको चेंज भी किया जा सकता है, इसको तब्दील भी किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सोसाइटी, अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड सिचुएशन ऑफ द मूवमेंट। इसी तरह हम उसके बाद डवार्किन एंड द इंटेग्रिटी ऑफ लॉ में जब वीडियो बनाएंगे तो ये देखेंगे कि किस तरह डवार्किन ने नॉर्मेटिव और एनालिटिकल की जो जंग, व्हाट इज लॉ एंड व्हाट द लॉ आर टू बी, कि लॉ क्या है या लॉ क्या होना चाहिए, कि जंग को डवार्किन ने द इंटेग्रिटी ऑफ लॉ में खत्म किया और इन दोनों कंसेप्ट्स को इंटीग्रेट करके उसने ये करार दिया कि जूरिस्प्रूडेंस का मौजू ना सिर्फ नॉर्मेटिव है और ना ही सिर्फ एनालिटिकल है, बल्कि दोनों स्कूल, चाहे वो नॉर्मेटिव थॉट ऑफ स्कूल हो, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव थॉट ऑफ स्कूल हो या एनालिटिकल थॉट ऑफ स्कूल हो, वो दोनों ही जूरिस्प्रूडेंस का मौजू हैं। और इस तरह दोनों को मिला के वो एक नई जनरल थ्योरी ऑफ लॉ की बात करता है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि लीगल रियलिज्म का दौर आता है, जिसकी बुनियाद अमेरिका में रखी गई, जिसके बानियों में यूएस सुप्रीम कोर्ट जज डेविंडल्ड होमलैंड ने और बेंजामिन ने इसकी बुनियाद रखी और ये करार दिया कि frankly judges are those who actually make and change the law and no other body or functionary can actually make the law as the judges। ये लीगल रियलिज्म थी जो कि अमेरिका में इन दो हॉलमैन, डेविंडल हॉलमैन यूएस सुप्रीम कोर्ट एंड बेंजामिन ने जिसकी बुनियाद रखी और जिनकी कोर्ट्स को आज भी यूएस सुप्रीम कोर्ट में और यूएस की जूरिस्प्रूडेंस में हर जगह हर सफे पर देखा जा सकता है। और हर फैसले में, यूएस सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले में इनकी किसी न किसी कोर्ट का हवाला जरूर होता है, तो जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इन दो साहिबान का, इन दो यूएस सुप्रीम कोर्ट जजेस का कितना असर है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट पर। इससे अगला कंसेप्ट हम ये देखते हैं कि नई थ्योरी जो लीगल रियलिज्म के बाद आती है वो सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस है। सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस वाले ऑथर, सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस वाले थिंकर ये बात करते हैं कि लॉ का मौजू सिर्फ और सिर्फ इंसान की लाइफ है, मुआशरा है और इससे बढ़कर और कोई लॉ का सब्जेक्ट नहीं है। जितना इंसान और जिस मुआशरे में इंसान रहता है वही दरअसल लॉ का असल मौजू है और लॉ का असल फंक्शन है। तो इसके अलावा नेक्स्ट जो हम देखते हैं तो थ्योरीज ऑफ जस्टिस, एक नई थ्योरी ऑफ लॉ, थ्योरी ऑफ जूरिस्प्रूडेंस सामने आती है जो ये बात करती है कि अब लॉ का मौजू सिर्फ जस्टिस नहीं है, अब लॉ का मौजू इकोनॉमिक वेलबीइंग भी है और इसी तरह ग्लोबली लेवल पे इकोनॉमिक एसोसिएशन को देखा जाएगा। जिस तरह मुल्की सतह पर पॉलिटिकल एसोसिएशन को देखा जाता है, अब डिजिटल ग्लोबल विलेज को देखते हुए अब सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट पर भी नजर रखना होगी। तो इसके बाद
जब हम तफसील से इन पर अलग-अलग वीडियोस बनाएंगे तो उसमें इसका तफसीली जायजा लेंगे। इस मुख्तसर वीडियो में इन तमाम थ्योरीज का, उनके थिंकर्स का, उनके मेजर वर्क्स का जायजा नहीं लिया जा सकता, तो इसलिए सिर्फ तारफी कलमात कहकर मैं आगे चल रहा हूं। तो उसके बाद क्रिटिकल लीगल थ्योरी आती है, जो मॉडर्न दौर में, जो अभी 20th सेंचुरी में हमारे सामने आई है। वो क्रिटिकल लीगल थ्योरी में वो सब कुछ शामिल करते हैं और लॉ का जो असल फंक्शन है उससे डेविएट करते हुए वो अपना मैंडेट की बात करते हैं, और इसीलिए उनको कभी कभी या किसी न किसी की तरफ से ये कहा जाता है कि ये स्कूल दरअसल अभी जूरिस्प्रूडेंस में शामिल नहीं हुआ, जूरिस्प्रूडेंस या थ्योरीज ऑफ लॉ में शामिल नहीं हुआ। क्रिटिकल लीगल थ्योरी अभी अपनी जगह इतनी नहीं बना सकी, ताहम फिर भी फील्ड में क्रिटिकल लीगल थ्योरी मौजूद है। तो हमने ये देखा कि क्लासिफिकेशन ऑफ थ्योरीज ऑफ लॉ, जो कि 3 BC से शुरू होकर 525 BC तक जस्टिनियन के कोड तक, और इसी तरह 525 BC से लेकर 18th सेंचुरी तक नेचुरल लॉ एंड मोरालिटी की हुकूमत रही है। उस वक्त का जूरिस्ट होता या किसी भी दौर का जूरिस्ट होता तो वो लॉ को मोरालिटी से अलग नहीं करता था, बल्कि वो लॉ एंड मोरालिटी एक ही चीज बताते थे कि इंसान के अंदर बाय बर्थ इनहेरेंटली आइडिया ऑफ जस्टिस भी है, आइडिया ऑफ ब्यूटी भी है, आइडिया ऑफ गुडनेस एंड बैडनेस भी है, और इसी तरह आइडिया ऑफ राइट एंड रॉन्ग भी है। तो जब लीगल पॉजिटिविज्म आया 18th सेंचुरी में, जो कि अभी की बात है, जिसमें जर्मी बेंथम ने और ऑस्टन ने जो लॉ की तारीफ की कि लॉ इज द कमांड ऑफ द सॉवरन, लॉ इज द कमांड ऑफ द सॉवरन विच इज बैक्ड बाय सैंक्शन ऑफ द सॉवरन। तो ऑस्टन ने लॉ की ये तारीफ की और इसी पर अपनी तमाम जहाने फिक्र की बुनियाद रखी, और ये कहा कि लॉ चाहे गुड हो, चाहे जस्ट हो या अनजस्ट हो, अगर कमांड की तरफ से, अगर सॉवरन की तरफ से, अगर हुकूमत की तरफ से वो ऑर्डर कर दिया गया है तो उस पर ओबे होना ही होना चाहिए। तो उसमें वो मोरालिटी को नहीं शामिल करता कि इखलाकी तौर पर भी ये देखना चाहिए कि जो लॉ बना है कि क्या वो हमारे किसी फंडामेंटल आइडियाज के खिलाफ तो नहीं, किसी मोरालिटी के खिलाफ तो नहीं, इखलाकियात के खिलाफ तो नहीं, लेकिन इसके बरअक्स लीगल पॉजिटिविज्म ने बात करते हैं कि लॉ इज द ओनली कंसर्न ऑफ ह्यूमन बिकॉज लॉ इज ओनली मेड बाय द ह्यूमन बट नॉट एनीवन। और इसी तरह लीगल पॉजिटिविस्ट ये भी नहीं मानते कि लॉ गॉड की तरफ से होता है या डिवाइन लॉ होता है, और ये सिर्फ ह्यूमन लॉ पर यकीन रखते हैं। तो इस तरह आज के इस लेक्चर में हमने कोशिश की कि क्लासिफिकेशन ऑफ थ्योरीज ऑफ लॉ एंड लीगल फिलॉसफी पर मुख्तसरन सा एक तारफी वीडियो बनाकर आपका कंसेप्ट क्लियर किया जाए, ताकि आने वाले वीडियो में जब हम अलग-अलग नेचुरल लॉ पे, लीगल पॉजिटिविज्म पे और लीगल रियलिज्म पे जब अलग वीडियो बनाएंगे तो वो ज्यादा आसानी के साथ और बेहतर तरीके के साथ सुनी और समझी जा सकती हैं। तो देखना ये भी है, ये भी इसमें बहुत अहम बात है कि किसी भी लॉ के कंसेप्ट को देखने का अंदाज क्या है, उसको सर्च करने का क्या तरीकाकार है। तो उसके लिए जो ये इंटरकनेक्टेड और इंटरलिंक्ड ये टर्म्स हैं, ओरिजिन है, जिस तरह हिस्ट्री है, डेवलपमेंट है ऑफ जूरिस्प्रूडेंस एंड इट्स क्लासिफिकेशन कैन इजीली बी अंडरस्टैंड फ्रॉम स्टडी ऑफ
following 4 conventional periods کہ کنونشنلی 4 پیریڈز بنائے گئے ہیں جن کے ذریعے ہم لا کی اوریجن، اس کی ہسٹری، اس کی ڈیولپمنٹ کی دیکھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اینشینٹ پیریڈ یہ تقریباً 2000 یا 2500 سال پہلے کی بات جو ہے وہ اینشینٹ پیریڈ میں شامل ہے۔ اس کے بعد میڈیول پیریڈ ہے، دوسرا پیریڈ جو 10th سینچری سے لے کر 12th سینچری تک کی بات کرتا ہے کہ اس میں کون کون سے فلاسفر آئے، کون سے پولیٹیکل تھنکر نے کون سا چیز نیا آئیڈیا انٹروڈیوس کروایا، اور اسی طرح کون سے لیگل جورسٹ نے کس تھیوری کو سپورٹ کیا اور کس لیگل تھیوری کی مخالفت کی۔ اس کے بعد رینیسانس پیریڈ شروع ہوتا ہے جو کہ 14th سینچری سے لے کر 17th سینچری تک ہے، جب یورپ میں تحریک احیاء علوم کی وجہ سے اور صنعتی انقلاب کی وجہ سے ترقی کا دور شروع ہو چکا تھا۔ تو اس وقت کے تھنکرز، اس وقت کے فلاسفرز اور اس وقت کے پولیٹیکل تھنکرز کے لا کے بارے میں کیا ویوز تھے، یہ ہم اب جب اپنی نیکسٹ ویڈیوز ان تمام کنسیپٹس، کلاسیفیکیشنز کہ ان پوائنٹس پر علیحدہ بنائیں گے تو اس میں ہم اس کا بھی ذکر کریں گے کہ کون سے پیریڈ میں کس فلاسفر کا کتنا کنٹریبیوشن ہے اور اس کا کون سا فیمس ورک اور میجر ورک ہے جس نے نہ صرف معاشرے کو اثر انداز کیا بلکہ اس وقت کی حکومت کو بھی اثر انداز کیا، اور اس طرح ان کی تھیوریز نے ایک نام پایا۔ اسی طرح آخر میں ہم ماڈرن پیریڈ کو دیکھیں گے جو کہ 18th سینچری سے لے کر 20th سینچری جو کہ اب 20th سینچری چل رہی ہے، یہاں تک دیکھیں گے، 2023 تک دیکھیں گے کہ لا کی تھیوریز میں کون کون سی ڈیولپمنٹ ہوئی، اور یہ جو ہم نے آخر والا کنسیپٹ کریٹیکل لیگل تھیوری کا دیکھا ہے وہ بھی ہم ماڈرن پیریڈ میں دیکھیں گے۔ تو آج کے میں اتنا ہی کافی ہے، لہذا اللہ حافظ۔